देश में साइबर अपराधी बेलगाम हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद साइबर अपराध कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस ने देश भर में विशेष पुलिस स्टेशंस बनाए हैं। आपने भी अपने आसपास अपने शहर में देखा होगा CEN पुलिस स्टेशंस, यानी साइबर क्राइम, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और नारकोटिक्स के लिए विशेष पुलिस स्टेशंस। लेकिन इसके बावजूद साइबर अपराध कम नहीं हो रहे हैं। नए नए हथकंडे, नए नए तरीके साइबर अपराधी अपना रहे हैं। बेंगलुरु में एक पढ़े लिखे शख्स से तकरीबन 3 करोड़ रुपए किस तरह से साइबर अपराधियों ने उड़ाया, इससे सबक लेने की जरूरत है। और ये कहानी ये भी आपको बताएगी कि किस तरह आप अपने आप को किसी भी लालच से दूर रखें। हुआ ये कि एक शख्स के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक का क्रेडिट कार्ड उसके नाम से अलॉट हुआ है। अगर वो उसे लेना चाहता है तो वो XYZ नंबर डायल करे। उसने उस नंबर को डायल किया। फिर उसे बताया गया कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने से उसे कितने फायदे मिलेंगे, कितने करोड़ रुपए का लोन उसे मिल सकता है रियायती ब्याज दर पर। काफी लुभावने उसमें ऑफर थे और ऐसे में यह शख्स इस बात के लिए तैयार हो गया कि उसे वो क्रेडिट कार्ड चाहिए। तब उसे यह बताया गया कि इस क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि वो अपने फोन में एक नया सिम लगाए और एक नया सिम खरीदे। इस शख्स को लगा कि सिम खरीदने में कोई हर्जा नहीं है, उसको अपने नाम से सिम लेना है। उसने अपना आधार कार्ड दिया और एक नया सिम ले लिया। जब वो सिम लेकर के आया और उसने दिए हुए नंबर पर यह सूचना दी कि उसने सिम खरीद लिया है, तो फिर उसके पास कुछ घंटों बाद एक फोन आता है कि क्रेडिट कार्ड और सिम दोनों का नंबर मैच होने से, यानी दोनों की लॉटरी निकाली गई और इसमें उसको एक फोन दिया जा रहा है। उसने एक फोन जीता है, यानी मोबाइल फोन, मोबाइल हैंडसेट, जो जल्द ही उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। अगले 2-3 दिनों में एक मोबाइल हैंडसेट उसे डिलीवर किया गया। महंगा हैंडसेट था, 30-35 हज़ार रुपये के आसपास का। अब उसने नए सिम को उस हैंडसेट में लगाया। हैंडसेट में पहले से ही इन साइबर क्रिमिनल्स ने कुछ ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखे थे कि जिसकी क्लोनिंग की गई थी, यानी जो भी बात उस फोन पे होती थी, जो भी मैसेजेस उस फोन पर आते थे, वो सब एक डेडिकेटेड नंबर को ट्रांसफर हो जाते थे। बातचीत होती रही स्कैमस्टर्स और इस शख्स के बीच में, और फिर अचानक 2-3 दिनों के बाद फोन बंद हो गया। इसने बहुत कोशिश की, फोन लगा नहीं। बाद में यह शख्स अपने बैंक गया पैसे निकालने के लिए। तब वहां पता चला कि न सिर्फ उसके सेविंग अकाउंट से बल्कि फिक्स डिपॉजिट से भी तकरीबन 3 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 80 लाख रुपए दूसरे बैंकों में ट्रांसफर हो चुके हैं। और ये सब जो नए नंबर थे उसके जरिए ही हुआ, क्योंकि जैसे ही उसने अपने फोन में नया नंबर लगाया, उसके बाद उस नंबर से सभी बैंक अकाउंट्स को उसने लिंक किए थे, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था। कुछ बेनिफिट्स भी उसे मिले थे, फोन मिल चुका था, और जब किसी को फोन मिल गया बगैर पैसा खर्च किए हुए, और वो भी 30-35 हज़ार का फोन, तो उसे भरोसा हो गया कि जो बातचीत हो रही है वो एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक के सेल्स एग्जीक्यूटिव और उसके बीच में बातचीत हो रही है। जबकि जिस अंतर्राष्ट्रीय बैंक की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, उसने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले अपना रिटेल बिजनेस इंडिया में बंद कर दिया है। उस बैंक का नाम लेकर के, बहुत बड़ा बैंक है। इस शख्स को साइबर अपराधियों ने बेवकूफ बनाया और तकरीबन 3 करोड़ रुपए उड़ा लिया। इसमें किसी तरह की कोई डिजिटल अरेस्ट की बात नहीं है, यानी बहुत सिंपल कहानी है। सिम कार्ड इस शख्स से खरीदवाया, एक फोन गिफ्ट किया गया, और जैसे ही सिम कार्ड
एक्टिवेट हुआ इस मोबाइल फ़ोन में, पहले से इसमें कुछ स्पाइस सॉफ्टवेयर डाले हुए थे जिसने सारी जानकारी बैंक की, OTP की जो इस पर आते थे और दूसरे जो ट्रांजैक्शंस थे वो सारी जानकारी स्कैमस्टर्स तक पहुंच रही थी क्लोनिंग के ज़रिए। और ऐसे में इसका खाता देखते ही देखते खाली हो गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे साइबर अपराधों से खुद को बचाना आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, क्योंकि हाल ही में यहाँ बेंगलुरु में तकरीबन 12 करोड़ रुपए एक टेकी से साइबर अपराधियों ने ठग लिया। जब जांच शुरू हुई तो अब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है महीनों बाद। और ये गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं? ये क्राइम यानी इस शख्स के अकाउंट से 12 करोड़ रुपए बेंगलुरु के अलग अलग ब्रांचेस बैंकों के जो हैं उनसे किए गए ट्रांसफ़र। लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई, जो लिंक मिले, वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन यानी दुबई में भी एक साइबर अपराधी बैठा था जिसके इशारे पर यह सब हो रहा था। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए के आसपास मूल्य का सोना जब्त हुआ है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। लेकिन ये तफ्तीश अब भी जारी है और अब भी ये नहीं कहा जा सकता है कि सारे पैसे इस टेकी को वापस मिल जाएंगे, क्योंकि पैसे मिलने में भी अभी बहुत वक्त लगेगा। इसके लिए एक बड़ी और लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी आपके पास किसी बैंक के नाम पर या फिर कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट के नाम पर, मुंबई पुलिस या किसी दूसरे देश की पुलिस एजेंसी के नाम पर, ईडी के नाम पर, या फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नाम पर, इंश्योरेंस के नाम पर, कार लोन के नाम पर, किसी भी तरह से कोई सा भी फ़ोन कॉल आए तो पुलिस का कहना है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले 2 बार सोचें। बैंक बार बार ये आपको चेता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि बैंक की तरफ से कभी भी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगे जाते। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि वो किसी को भी कॉल करके कभी भी डिजिटल अरेस्ट करके कोई कार्रवाई नहीं करता। ईडी का भी कुछ ऐसा ही कहना है, और साथ ही साथ पुलिस विभाग का भी। ऐसे में नए नए हथकंडे जो अपना रहे हैं साइबर अपराधी, इनसे खुद को बचाना ये आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत लंबी फहरिस्त है। बेंगलुरु में पिछले साल एक अनुमान के मुताबिक 1400 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है, और रिकवरी कितनी हुई है? तकरीबन 10% से भी कम। पूरे कर्नाटका की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और ऐसे में जब तक आप सचेत और सजग नहीं होंगे, खुद को साइबर अपराधियों के गिरफ्त से नहीं बचा पाएंगे। हो सकता है आपके पास कोई मैसेज आए जिसमें यह बताया जाए कि इस मैसेज के अंदर जो लिंक दिए गए हैं उसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो इससे आपका फ़ोन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपके फ़ोन का कंट्रोल साइबर अपराधी के पास हो सकता है। ऐसे में किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी लालच में ना फंसें। सस्ते सामान और वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल, इन सब पर क्लिक करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं आप किसी साइबर अपराधी के फैलाए हुए जाल में खुद को फंसा तो नहीं रहे। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।